बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, फ्रिक्शन का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर में आपको हमने फ्रिक्शन के बारे में बताया था। फ्रिक्शन कहाँ प्रोड्यूस होती है, उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसकी काइंड्स हमने पढ़ी। आज हम ये पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन आया कि हमारे लिए एडवांटेजेस का सबब बनती है या डिसएडवांटेजेस का सबब बनती है। तो ये हम आपको बताते चलें कि फ्रिक्शन एक ऐसा फैक्टर है जो अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में इंसान के लिए ही पैदा किया गया है, लेकिन कहीं पर यह इंसान को फ़ायदा पहुंचाता है और कहीं ये नुकसान का सबब भी बनता है। देखिए, फ्रिक्शन बज़ाहिर एक ऐसी रुकावट है जो दो सरफेसेस के दरमियान में खुद ब खुद पैदा हो जाती है। जितना उसका वेट होता है बॉडी का, उसके हिसाब से वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा। सेम वेट हो लेकिन रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ हो या उसे बहुत स्लिपरी सरफेस के ऊपर रख दिया जाए तो फ्रिक्शन में फ़र्क आ जाता है। तो वेट के साथ साथ ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो आज हम जो काम करेंगे और एक बात को समझने की कोशिश करेंगे वो ये कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रिक्शन के और एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रिक्शन के, और आया क्या हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की ज़रूरत कहीं पेश आ सकती है। तो आइए आज की बात हम शुरू करते हैं। बज़ाहिर आज हमारे पास तीन टॉपिक्स हैं जो फ्रिक्शन के हवाले से कंटिन्यूशन में हैं। एक तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है, एक डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन है और एक है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन जाहिर है कि हम वहां पर यूज करेंगे जहां हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम सबसे पहले अपनी चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो सबसे अहम और बेहतरीन मिसाल हमारी अपनी ज़ात के हवाले से मिलती है कि हम जब ग्राउंड पे फर्श के ऊपर वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, चलते फिरते हैं, तो जितनी हार्डर ये सरफेस होती है और जितनी फ्रिक्शन कम से कम इस सरफेस के ऊपर होती है, उतना ही आसानी के साथ हम इस पे वॉक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। यानी अगर आप ये देख लें कि आप जहां पर चल रहे हैं तो आपके जूते का सोल और फर्श, ये दो सरफेसेस हो गई जो आपस में इन कांटेक्ट होती हैं। तो अगर ग्लेज्ड टाइल्स लगे हुए हैं तो आप खुद एहतियात से चलेंगे कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं। क्या हुआ कि एक सरफेस जो है, जो नीचे वाली सरफेस है जिस पे आप चल रहे हैं, वो स्लिपरी हो गई। चलिए, ऐसा ना सही, रफ सरफेस है या नॉर्मल सरफेस है, लेकिन आपके जूते बहुत फाइन हैं और वो उसका जो सोल है वहाँ पर स्लिपरी कंडीशन है, तो आप खुद एहतियात से चलेंगे कि कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेज का सबब बनती है कि आपके जूते के सोल और फर्श के दरमियान में रेजिस्टेंस होनी चाहिए जो आपको वॉक करने में सहूलत दे दे। तो हमारी वॉकिंग फ्रिक्शन के ज़्यादा होने से बेहतर हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन हमें एक एडवांटेज देता है। वॉकिंग हमारे पास एक एडवांटेज है। इसी तरह नेल्स इनटू द वुड, आप जब हैमर के ज़रिए से किसी नेल को किसी लकड़ी में इंसर्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, जब तक उसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी तो आप नेल उसमें से निकाल सकते हैं आराम से। लकड़ी के अंदर, वुड के अंदर एक अल्लाह ताला ने एक रेजिस्टेंस पैदा की है कि वो नेल उसके अंदर जाके फंस जाती है
और वो फिर आराम से नहीं निकलती, उसके लिए फिर टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो नेल उसके अंदर स्टे कर जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज एन एडवांटेज व्हेन यू आर इंसर्टिंग द नेल इनटू द वुड। रेस्टिंग द लैडर अगेंस्ट द वॉल, जब किसी वॉल के अगेंस्ट सीढ़ी को या लैडर को खड़ा किया जाता है तो उसकी ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन यहां पे देखिए, ये पॉइंट जो है ये इन कांटेक्ट होता है, ये फर्श है आपका यानी फ्लोर है, और ये इसका लैडर यानी सीढ़ी का कांटेक्ट हो रहा है आपस में। अगर इसके और इसके दरमियान में और इसी तरीके से इन दोनों के दरमियान में अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ये यहां से फौरन स्लिप हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस यहां पर भी हमारे लिए एक एडवांटेज फराहम करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इज बेटर फॉर अस जब हम किसी लेटर को वॉल के साथ खड़ा करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट्स। होता यह है कि जब दो पार्ट्स आपस में, मशीन के दो पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं और एक पार्ट चलता है और ये दूसरे पार्ट को भी चलाना शुरू कर देता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्ट से काइनेटिक एनर्जी दूसरे पार्ट में ट्रांसफर हो जाती है। यानी ये जब चलता है तो इसके साथ साथ दूसरा पार्ट जो है वो भी चलना शुरू हो जाता है। ये बहुत सारी जगहों पे जहां पर मशीन्स के पार्ट्स आपस में ज्वाइन होते हैं वहां पर इसका एडवांटेज हमें ज्यादा नजर आता है। और आपका जो ग्राइंडर होता है, इस ग्राइंडर में ग्रूव्स होते हैं, जो ब्लेड्स लगे होते हैं उसके पॉट में, एक बीच में दरमियान में आपने देखा होगा कि ब्लेड्स लगे होते हैं। ब्लेड के साथ बीच में एक ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक उसको ज्वाइन किया हुआ होता है उन ब्लेड्स को, और नीचे जाके ग्रूव्स में आपस में ग्रूव्स होते हैं, जो ग्रूव्स एक दूसरे को चलाते हैं इस तरह से करके। जब ये मशीन चलती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करती है ऐसे करके, तो ऊपर का जो ब्लॉक होता है जिसपे ब्लेड्स जुड़े हुए होते हैं वो भी उसके साथ चलना शुरू हो जाते हैं। सो द ग्रूव्स आर प्रोड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस जो कि कांटेक्ट में होती है। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर होके एक मशीन के पार्ट को दूसरे मशीन के पार्ट के साथ। इसी तरीके से ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स, किसी भी गाड़ी का ब्रेक, चाहे वो डिस्क ब्रेक हो या पावर ब्रेक हो या वायर के साथ, जैसे हमारे साइकिल्स वगैरह में भी होता है, वायर के साथ एक ब्रेक को कंट्रोल किया जा रहा होता है। चाहे किसी भी टाइप का ब्रेक हो, वो हमेशा रेजिस्टेंस के साथ अटैच होता है, यानी जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ही बेहतर ब्रेक लगता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। तो ब्रेक्स फेल होने की रीज़न ये होती है कि उसके दरमियान में जो रेजिस्टेंस होती है, जो किसी भी व्हील को चलने में रुकावट डालती है, वहाँ पे वो उसकी ग्रूविंग ख़त्म हो जाती है या उसकी फाइलिंग ख़त्म हो जाती है, और उसके दरमियान एक चिकनाहट या स्लिपरी कंडीशन उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो ब्रेक्स का जो अमल दखल है वो भी फ्रिक्शन के साथ है। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फ्रिक्शन। ग्रिप्स ऑफ द टायर ऑन द रोड, आपने देखा होगा कि रोड्स पे जो टायर यानी व्हील के ऊपर जो टायर चढ़ा हुआ होता है किसी गाड़ी का, वो आपने देखा कि वो उसमें एक डिज़ाइन होता है। अगर आप गौर से देखें तो अगर ये फर्ज कर लें कि ये एक टायर है, तो आप ये देखेंगे कि यहां इस टायर में इस तरह के कटिंग्स आपको नजर आती हैं। इसी तरीके से यहां पर भी होती हैं दोनों साइड पे, और मुख्तलिफ डिजाइन में यहां पर आपको कटिंग नजर आएंगी। और आप ये भी जानते हैं कि
इसके दरमियान में यहाँ पे जो गैप आ रहा है इसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय एयर के, यहाँ पे एयर होती है। अच्छा, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये क्या करता है, ये करता है, ये एक व्हील है हमारे पास, फर्ज कर लीजिए। अब ये क्या करता है कि जब ये किसी सरफेस के ऊपर, यहाँ पर रोड के ऊपर जब ये चल रहा होता है तो ये इसको प्रेस करता है, क्योंकि वजन होता है ना गाड़ी का। जब ये इसको प्रेस करता है तो इसके ग्रूव्स में जो हवा होती है वो स्केप आउट हो जाती है, ठीक है। और ये भी आपको बताते चलें कि रबर के साथ, रबर जो है वो अगर कहीं पर आप यानी जो खिलौनों में इस्तेमाल होता है, मैं उस रबर की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिलिकॉन या रबर का बना हुआ होता है, वो आप किसी स्लिपरी जगह पे या ग्लास के ऊपर आप उसे लगा दें और उसे प्रेस कर दें, तो प्रेस करने से हवा उसकी स्केप आउट हो जाएगी, तो आपको उसको उखेड़ना, निकालना उसको मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसूल यहाँ पर भी वही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन होता यह है कि इसमें आपके पास जब भी एक टायर जो है वो इसको प्रेस करता है, या यूँ समझ लें कि खुद से प्रेस होता है, तो इसकी हवा स्केप आउट हो जाती है, लेकिन फौरन ही इसमें हवा दाखिल भी हो जाती है, इसलिए कि पूरा का पूरा यहाँ से पोर्शन हवा आने का रास्ता इसका खुला हुआ होता है। तो एक तरफ तो ये उसको ग्रिप करता है, छोड़ता है, ग्रिप करता है, छोड़ता है, जिसकी वजह से टायर इस रोड के साथ जो है वो जम के चल रहा होता है। दिस इज द रीजन फॉर इजीनेस ऑफ ड्राइविंग द कार। लेकिन इसके पीछे जो वर्क कर रहा है वो फ्रिक्शन है। अगर ये फ्रिक्शन ना हो, जैसे आप जानते हैं कि अगर ऑयल पड़ा हुआ हो रोड के ऊपर, तो ये टायर उसके ऊपर स्लिप हो जाता है और कार स्किड हो जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो टायर होता है वो रोड को ग्रिप करके चलता है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से। तो ये वो एडवांटेजेस थे, इसके अलावा भी कई एडवांटेजेस हैं जिसकी बिना पर हम ये समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन जहां ये हमारे लिए फायदेमंद है तो वहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके फ्रिक्शन के होते हैं। जैसे हम आपको बताते चलें, जैसे एनर्जी लॉस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी कि मशीन के पार्ट्स एक दूसरे साथ लग के चल रहे होते हैं, ठीक है। आपने देखा मशीन, जब पानी की मशीन, वाटर का पंप जब हम स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पर होता है, यानी उसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है वो नॉर्मल होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद जब उसके बाद हाथ रखते हैं तो वो गर्म हो चुकी होती है। हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की थी पंप को सक आउट करने और डिलीवर करने के लिए। हमने तो उससे नहीं कहा था कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, लेकिन अब ये उसकी मजबूरी है कि जब एनर्जी उसके अंदर वर्क कर रही होती है तो उस वर्किंग में कुछ ऐसी एनर्जीज भी प्रोड्यूस हो जाती हैं जो वेस्ट होना शुरू हो जाती है, यानी उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अब इस हीट की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी प्रोड्यूस से मुराद ये कि वो हीट हमें यहाँ पर मशीन के ऊपर लगती हुई महसूस होती हुई नज़र भी आ रही है, यानी हम महसूस कर सकते हैं, और वो वेस्ट भी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके ज़रिए से एनर्जी जो है वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है, इसी को एनर्जी लॉस कहते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। फ्रिक्शन की वजह से इसलिए कि जब दो मशीन के पार्ट्स आपस में यानी एक रेजिस्ट करते हैं, रगड़ खाते हैं, तो ऐसी सूरत में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप अपने हाथों को लें और थोड़ी देर तक अगर आप इसको रगड़ें तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। ये इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की एक्स्ट्रा मूवमेंट की वजह से है। तो चुनाचे जो मशीन के पार्ट्स हैं वही इसी वजह से वियर एंड टियर की कंडीशन पर भी आ जाते हैं। जब एनर्जी लॉस होती है यानी वही काम तो वही हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से मशीन के पार्ट्स आपस में एक दूसरे को दो तरह से डैमेज कर रहे हैं, दो तरह से हमें लॉस दे रहे हैं। एक एनर्जी का लॉस हो रहा है
जितनी एनर्जी आपने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो गई, और दूसरा ये कि वो पार्ट्स भी डैमेज हो रहे हैं, वियर एंड टियर कंडीशन में हमारे पास आते हैं। इसके अलावा स्किडिंग है। मैंने अभी आपके सामने एक बात रखी थी कि अगर रेजिस्टेंस ना हो तो टायर जो है वो रोड के ऊपर चलेगा आसानी से नहीं, बल्कि वो स्किड हो जाएगा। कुछ गाड़ियां जो स्किड हो जाती हैं बारिश के, हल्की बारिश में या किसी और ऑयल की वजह से, वो इसी वजह से होता है कि फ्रिक्शन बीच में से खत्म हो जाती है। अच्छा, एक और भी चीज है, पेन इन नी जॉइंट्स। नी जॉइंट्स खासतौर पे मैंने तस्करा इसलिए किया कि नी जॉइंट्स में ज्यादा महसूस होता है, वरना तो किसी भी जॉइंट्स में हो सकता है। अल्लाह ताला ने हमारे जॉइंट्स जो है वो कुछ इस तरह से बनाए कि एक पार्ट और दूसरे पार्ट ये दोनों आपस में इस तरह से मूव करके चल रहे होते हैं। हम जब ये उंगलियां अपनी चला रहे हैं या अपने नीज को मूव कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक लुब्रिकेशन, एक ऐसा लिक्विड अल्लाह ताला ने पैदा किया जो इसको इसके साथ रगड़ से महफूज रखता है। लेकिन अगर बड़ी एज पे या किसी बीमारी की वजह से ये बनना खत्म हो जाए, बनना बंद हो जाए या कम हो जाए, तो ऐसी सूरत में पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं और ऐसी सूरत में डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंतहाई सख्त पेन का बाइस बनता है। दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा, ये तो दो बातें हो गई। एक तो मैंने आपको बताया ये सारे के सारे वो पॉइंट्स थे जिसमें हमें एडवांटेजेस का पता चलता है, ये वो पार्ट्स थे जिनमें हमें डिसएडवांटेजेस का पता चलता है। तो क्या हमें ये चाहिए कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें? यस, व्हाई नॉट। तो आइए इस पर जरूर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहां लिखा है वो है यूज ऑफ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या चीज होती है? बॉल बेयरिंग देखिए कुछ इस तरह की शेप होती है। ये दो तरह की दो सर्कल्स मैंने आपको बताया, ये दो डिस्क्स हैं बेसिकली, दो यानी रिंग्स हैं ये, और इनमें ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। ये बॉल्स हैं इसके अंदर, ये बॉल बेयरिंग है। अच्छा, होता क्या है कि कोई भी रॉड या एक्सल वो इसके अंदर तो फिक्स हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, और जब हम इसको मूव कराते हैं तो इसका जो आउटर इसकी जो सरफेस है वो मूव करती है इस तरफ या फिर इस तरफ, ये फिक्स हो जाती है किसी भी रॉड के साथ। तो ये बॉल बेयरिंग की एक आम सी शेप है। आप देख सकते हैं कि ये बॉल्स इसके साथ यहां पे और यहां पे इन कांटेक्ट है। इसी तरीके से ये बॉल यहां पर और यहां पर इन कांटेक्ट है। इसी तरीके से ये यहां पे इन कांटेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कांटेक्ट एरिया जो है वो कितना कम है, ये बॉल और इसका ये, देखिए आप देखिए छोटा सा एक कांटेक्ट एरिया है, बस मामूली सा, ठीक है। जितना कांटेक्ट एरिया कम होगा उतना ही फ्रिक्शन रिड्यूस होती चली जाएगी। चुनाचे जब एक चीज उसके यानी एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ स्लाइड कर रही हो, ये स्लाइडिंग खत्म करके उसको रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देने से उसमें फ्रिक्शन कम हो जाती है। हमने क्या किया, हमने कांटेक्ट एरिया कम कर दिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो कांटेक्ट में था। अच्छा, इसके अगेंस्ट मैं एक चीज और बनाता हूं आपके सामने, देखिए ये है और इसके साथ दूसरी सरफेस जो है, चलिए दूसरे मार्कर से बना देते हैं। ये देखें, ये है अगर हम दो सरफेसेस ले लें और इसमें बॉल्स को न शामिल करें, ये जो मैंने बॉल्स यहाँ शामिल किए, बॉल्स शामिल ना करें, बल्कि इसमें हम यहाँ पर दो सरफेसेस को इन कांटेक्ट कर दें, और काम वही हो रहा है जो नीचे वाले बॉल बेयरिंग में हो रहा है। इसको हमने यहाँ फिक्स कर दिया तो ये ब्लू वाला जो रिंग है ये तो इसके साथ लग जाएगा, लेकिन मूवमेंट किसकी होगी? मूवमेंट इस रेड वाले रिंग की होगी, इस तरफ या इस तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा एरिया इसके तमाम के तमाम एरिया के साथ इन कांटेक्ट होके इस तरह से मूव कर रहा है पूरा।
जितना ज्यादा एरिया हो जाएगा फ्रिक्शन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। चुनाचे हमारे पास ये जो बॉल बेयरिंग का यूज है वो क्या करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। लुब्रिकेशन, ये हम जानते हैं कि हम ऑयलिंग करते हैं मशीनों के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर या कार्स के अंदर, जहां पर मशीन चल रही होती है, इंजन चल रहा होता है, और जब भी ये दो पार्ट्स के दरमियान, देखें ये पार्ट है और ये पार्ट है, इन दोनों के दरमियान अगर थोड़ी सी लुब्रिकेशन, ऑयलिंग कर दें या ग्रीसिंग कर दें तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो मूवमेंट हो रही होती है ये इस पार्ट को और इस पार्ट को डैमेज करने से रोकती है। सो वन ऑफ द important method of reducing friction is lubrication। इसी तरीके से एक और चीज होती है कि यूज ऑफ सैंड और पाउडर। आपने देखा, अच्छा ये पाउडर और ये जो सैंड है ये बिल्कुल बारीक बारीक, बहुत बारीक बारीक गोलियां सी होती हैं। अगर आप समंदर के किनारे वाली सैंड को देखें तो वो बहुत बारीक सा एक पाउडर नुमा कंकर होते हैं, जिनको अगर किसी दो सरफेसेस के दरमियान में रखा जाए तो उसके ऊपर वो स्लाइड कर जाता है। जैसे आप शायद कहीं एक्सपीरियंस हुआ हो या आपने कहीं देखा हो कि जहां पर बारीक बारीक कंकर पड़े हुए होते हैं, गाड़ी वहां स्किड हो सकती है। क्यों? इसलिए कि वहां पर जो फ्रिक्शन थी उन कंकरियों ने उसमें रिडक्शन कर दी और टायर को जिस ग्रिप के साथ, रोड के साथ अटैच होके चिपक के चलना चाहिए था वो नहीं चल पाएगा। कैरम बोर्ड तो आपने सबने खेला ही होगा। आपको याद होगा एक पाउडर, जैसे आमतौर पे बोरिक पाउडर कहा जाता है, वो इस्तेमाल करते हैं जिससे स्ट्रैगर और उसकी जो गोटे होती हैं वो बहुत आसानी के साथ मूव कर जाती है। वो क्या होता है, वो असल में यही होता है कि उसकी जो सरफेस होती है कैरम बोर्ड की और जो स्ट्रैगर होता है उसके दरमियान में आप एक पाउडर की लेयर लगा देते हैं। ये लेयर पाउडर अगर आप गौर से उसको देखें और उसको हाथ लगा के चेक करें तो वो बारीक बारीक जर्रात होते हैं जो दोनों चीज़ों के दरमियान में आ जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। इसी तरीके से एयर अंडर हाई प्रेशर, ये भी एक मेथड होता है जिसके जरिए से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर आप एयर बैग्स दो पार्ट्स के दरमियान में इस तरह से सेट कर दें जहां पे दोनों को आपस में कांटेक्ट होने का खदशा हो, तो वो एयर बैग और हाई प्रेशर के साथ, ये नहीं कि वो बैग ही फट जाए, ऐसा नहीं, बल्कि हाई प्रेशर के साथ और बहुत यानी इसमें बहुत टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए होती है। तो वो क्या होता है कि दोनों पार्ट्स आपस में एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन मेथड। तो आज हमने जो इस क्लास में पढ़ा वो हमने ये पढ़ा कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं और मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस क्या होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इस बात को अच्छी तरीके से ग्रिप किया होगा और समझ लिया होगा कि फ्रिक्शन हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो सकती है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।